जय हिंद दोस्तों। आज हम एक बहुत ही कड़वी सच्चाई पर बात करने वाले हैं। एक ऐसी सच्चाई जिसे हम भारतीय अपनी भावुकता के कारण 50 साल तक नज़रअंदाज करते रहे। आज तारीख है 24 दिसंबर 2025। हमारे पड़ोस में, जिसे हम अपना दोस्त कहते थे, वहाँ आग लगी हुई है। ढाका में हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। भारतीय दूतावास के बाहर इंडिया आउट के नारे लग रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये आज की कहानी नहीं है। ये कहानी 2024 के तख्तापलट से भी शुरू नहीं हुई थी, और ये कहानी 1971 में ख़त्म भी नहीं हुई थी। आज के स्पेशल एपिसोड में हम बांग्लादेश के दोगलेपन की पूरी डीएनए रिपोर्ट निकालेंगे। हम बात करेंगे कैसे मोहम्मद यूनुस ने देश को चीन को बेच दिया। हम बात करेंगे कैसे लंदन और न्यूयॉर्क में सो कॉल्ड इंडियन रेस्टोरेंट चलाने वाले लोग असल में भारत से कितनी नफरत करते हैं। और हम बात करेंगे कि क्यों अब बातों का टाइम ख़त्म हो चुका है और लातों का टाइम आ गया है। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम इतिहास, जियोपॉलिटिक्स और कड़वे सच की गहराई में एक गोता लगाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ज़मीन पर क्या हो रहा है। 2024 में जब शेख हसीना हटी थी, तो दुनिया ने कहा था लोकतंत्र आ गया है। नोबेल विजेता मोहम्मद यूनुस को मसीहा बताया गया। लेकिन 1.5 साल बाद दिसंबर 2025 में ज़मीनी सच्चाई क्या है? 18 दिसंबर को एक प्रमुख यूथ लीडर शरीफ उस्मान हादी की हत्या हो गई, और बिना किसी सबूत के वहाँ की मीडिया और मदरसों ने कहा ये रॉ, यानी कि भारत की साजिश है। इसके बाद जो हुआ वो 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे की याद दिलाता है। दीपू चंद्र दास, एक आम हिंदू दुकानदार को खुलना में भीड़ ने घेर लिया और जिंदा जला दिया, और पुलिस केवल तमाशा देखती रही। आज ढाका यूनिवर्सिटी में नारे लग रहे हैं, दिल्ली ना ढाका, ढाका ढाका। और वो ये भी नारे लगा रहे हैं, हम होंगे तालिबान, बांग्लादेश बनेगा अफ़गान। ये वो बांग्लादेश नहीं है जिसे 1971 में हमने आज़ाद करवाया था। ये ईस्ट पाकिस्तान वर्जन 2 है। कट्टरपंथी जमात इस्लामी अब सरकार चला रहे हैं, और मोहम्मद यूनुस सिर्फ एक मुखौटा है। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो शायद आपने भी नोटिस की होगी, लेकिन कभी गहराई से सोचा नहीं होगा। क्या आप कभी लंदन, न्यूयॉर्क या टोरंटो गए हैं? वहाँ हज़ारों इंडियन रेस्टोरेंट्स हैं। उनके नाम होंगे ताजमहल तंदूरी, बॉम्बे स्पाइस, दिल्ली दरबार, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप वहाँ जाते हैं ये सोच कर कि चलो अपने देश का खाना मिलेगा। आप वेटर से हिंदी में बात करते हैं, वो मुस्कुराता है, आप उसे टिप देते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, यूके में 80 से 90% तक तथाकथित इंडियन रेस्टोरेंट असल में बांग्लादेशियों द्वारा चलाए जाते हैं, खासतौर पर सिलहट के लोगों द्वारा। यहाँ तक तो ठीक है, बिजनेस है। लेकिन असली खेल देखिए, ये वही लोग हैं जो अपनी दुकानों पर भारत का तिरंगा लगाते हैं, मेन्यू में इंडियन करी बेचते हैं, और अपनी रोज़ी रोटी ब्रांड इंडिया के नाम से कमाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो बाहर बांग्लादेश रेस्टोरेंट का बोर्ड लगाएंगे तो कोई नहीं आने वाला। उन्हें इंडियन गुडविल चाहिए। लेकिन यही लोग जो आपकी जेब से पैसा कमाते हैं, जब शाम को अपनी कम्युनिटी सेंटर या मस्जिद में जाते हैं तो भारत के खिलाफ जहर उगलते हैं। 2024 में जब शेख हसीना हटी, तो लंदन और अमेरिका की सड़कों पर जश्न मनाने वाले यही सो कॉल्ड इंडियन रेस्टोरेंट ओनर थे। दोस्तों, ये आइडेंटिटी थेफ्ट है। पश्चिम में ये इंडियन है ताकि डॉलर और पाउंड कमा सकें, लेकिन दिल से ये आज भी पाकिस्तानी है। ये दोगलापन इनके समाज की गहराई में बसा है। भारत इनका बाज़ार है, लेकिन पाकिस्तान इनका प्यार है। हमें इस बात को समझना होगा कि हम किसी दोस्त से नहीं, एक ऐसे पड़ोसी से डील कर रहे हैं जो हमारे नाम का यूज़ करके हमें ही गाली देता है। और अब आते हैं मास्टरमाइंड पर, डॉक्टर मोहम्मद यूनुस। पश्चिम को लगा था कि ये बैंकर हैं, इकॉनमी सुधारेंगे, लेकिन ये निकले चीन के एजेंट। मार्च 2025 में ये बीजिंग गए, वहाँ शी जिनपिंग से मिले, और जब लौटे तो बांग्लादेश की पूरी सॉवरेंटी को चीन को बेचा है। चीन ने उन्हें $5 बिलियन का लो इंटरेस्ट लोन दिया। क्यों? बदले में चीन ने मांगा मोंगला पोर्ट का एक्सक्लूसिव एक्सेस। दोस्तों, मोंगला पोर्ट कोलकाता से सिर्फ कुछ सौ किलोमीटर दूर है। आज वहाँ चीनी सबमरीन्स डॉक कर रही हैं। यूनस ने भारत के सारे प्रोजेक्ट कैंसिल कर दिए, चाहे वो रेलवे हो या तीस्ता नदी का पानी हो, और सारे कॉन्ट्रैक्ट चीनी कंपनियों को दे दिए। यूनुस जानते हैं कि उनकी सत्ता जनता की वोट से नहीं, बल्कि चीन के पैसे और पाकिस्तान की बंदूक से चल रही है। उन्होंने भारत को धोखा नहीं दिया, उन्होंने भारत की पीठ में खंजर घोंपा है, ठीक वैसे ही जैसे 1962 में हुआ था। एक और भयानक डेवलपमेंट हुई है। 1971 के सरेंडर के बाद पाकिस्तानी सेना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा था। 54 साल तक
ढाका में पाकिस्तानी वर्दी दिखना नामुमकिन था, लेकिन 2025 में आज ढाका की कैंटोनमेंट में पाकिस्तानी आईएसए के अफसर एडवाइज़र बनकर बैठे हुए हैं। कराची से चिटागोंग तक सीधी शिपिंग लाइन शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि इन जहाज़ों में टेक्सटाइल नहीं बल्कि हथियार और गोला बारूद आ रहा है। तो पाकिस्तान का प्लान साफ है, भारत को दोनों तरफ से घेरना। वेस्टर्न फ्रंट पर पाकिस्तान और पीओके और ईस्टर्न फ्रंट पर बांग्लादेश। अगर कल युद्ध होता है तो हमें सिर्फ लाहौर बॉर्डर पर नहीं बल्कि बंगाल और असम बॉर्डर पर भी लड़ना पड़ेगा। हमारी सेना बढ़ जाएगी और यह हमारे लिए टू फ्रंट वॉर बन जाएगी। और यही चीन और पाकिस्तान की ग्रैंड स्ट्रैटेजी है। अब जब हम ये सब जानते हैं तो तब भी हमारे कुछ एक्सपर्ट्स और उनमें से कुछ रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स भी हैं और मैं उनकी पूरी इज़्ज़त करता हूँ। वो ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हमें स्ट्रैटेजिक पेशेंस रखनी चाहिए या हमें वेट करनी चाहिए। मेरा उनसे सवाल है कि किस बात का वेट या किस बात का धैर्य रखें? क्या हम तब तक का इंतज़ार करें जब सिलीगुड़ी कॉरिडोर कट ना जाए? हम सबको पता है कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर कितना इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, बार-बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये सिर्फ 22 किलोमीटर चौड़ा रास्ता है जो पूरे नॉर्थ ईस्ट को भारत से जोड़ता है। उत्तर में चीन है और दक्षिण में अब चीन का नया दोस्त बांग्लादेश है। खासकर लाल मुनीर हार्ड एयरबेस जिसे बांग्लादेश ने चीन को इस्तेमाल करने की इजाज़त दी है, वो वहाँ से सिर्फ कुछ ही मिनटों की उड़ान पर है। तो अगर युद्ध शुरू होता है तो चीन ऊपर से आएगा और बांग्लादेश नीचे से रास्ता रोकेगा। सिर्फ 24 घंटे में हमारा नॉर्थ ईस्ट हमसे कट सकता है। और कई लोग कह रहे हैं कि हमें इसलिए इस लड़ाई में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये कहीं भारत का यूक्रेन न बन जाए। देखिए, यूक्रेन की सिचुएशन बहुत डिफरेंट थी। यूक्रेन को अमेरिका और नेटो की सपोर्ट थी और बांग्लादेश कोई यूक्रेन नहीं है। यूक्रेन एक फंसा हुआ मामला था और बांग्लादेश एक टाइम बॉम्ब है। और हम बम फटने का इंतज़ार नहीं करते, उसे डिफ्यूज़ करते हैं, चाहे उसकी तारें काटनी पड़ें या धमाका करना पड़े। दोस्तों, हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी हमारी याददाश्त है। हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। मैं आपको थोड़ा-सा हिस्ट्री में लेके चलता हूँ ऑल द वे बैक टू पृथ्वीराज चौहान्स टाइम। पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में मोहम्मद गौरी को हराया। गौरी ने माफ़ी मांगी। पृथ्वीराज ने अपनी राजपूती शान और दया में उसे जाने दिया और अगले ही साल 1192 में गौरी वापस आया। उसने पृथ्वीराज को हराया, लेकिन उसको नहीं बख्शा। उसने उसकी आंखें फोड़ दी और उसके अगले 800 साल भारत गुलाम रहा। 1947 हमने पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए ये सोचकर कि वो सुधर जाएंगे, लेकिन उसी पैसे से उन्होंने हम पर हमला किया। 1962 हमने चीन पर भरोसा किया, नारा दिया हिंदी चीनी भाई भाई। चीन ने अक्साई चिन्ह हड़प लिया और आज 2025 में हम फिर सोच रहे हैं कि बांग्लादेश को प्यार से समझाएंगे। हम सोच रहे हैं कि यूनुस मान जाएंगे। नहीं मानेंगे। वो कमज़ोर की भाषा नहीं समझते, वो सिर्फ ताकत की भाषा समझते हैं। अगर आज हमने पृथ्वीराज चौहान वाली गलती की तो हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ़ नहीं करेंगी। हमें चाणक्य बनना होगा। हमें साम दाम दंड भेद सब में इस्तेमाल करना होगा और अभी तक हम सिर्फ साम दाम पर ही फंसे हुए हैं। तो इस सब का समाधान क्या है? क्या हमें डरना चाहिए कि अमेरिका क्या कहेगा? बिल्कुल नहीं। डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। उनका एजेंडा साफ है, चाइना कंटेनमेंट। अगर भारत बांग्लादेश में घुसकर चीन के ठिकानों को नष्ट करता है तो ट्रंप शायद पब्लिकली कुछ बयान दें, लेकिन निजी तौर पर वो खुश होंगे। उन्हें भी बंगाल की खाड़ी में चीन नहीं चाहिए। तो हमारा एक्शन प्लान कुछ ऐसा हो सकता है कि हम एक बफर ज़ोन क्रिएट करें, जिसमें भारतीय सेना रंगपुर और खुलना डिवीज़न में घुसकर 20-30 किलोमीटर का बफर ज़ोन बना ले। हम नेवल ब्लॉकेड भी कर सकते हैं, जिसमें इंडियन नेवी बंगाल की खाड़ी में नाकाबंदी करे। चिटागांग और मोंगला पोर्ट पर जाने वाले हर जहाज़ को चेक करें। अगर उसमें हथियार है तो उसे ज़ब्त करें। और तीसरा, हम प्रो इंडिया फोर्सेस को सपोर्ट कर सकते हैं। बांग्लादेश के अंदर अभी भी ऐसे लोग हैं जो इस कट्टरपंथी सरकार से खुश नहीं हैं। हमें उन्हें हथियार और पैसा देना चाहिए। मे बी हम ऑलरेडी ये कर रहे हैं। हमें दुनिया को ये संदेश देना होगा, दिस इज़ आवर बैकयार्ड एंड वी सेट द रूल्स। दोस्तों, वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं बस इतना कहूँगा, हम अक्सर सोचते हैं कि युद्ध बुरा है। हाँ, युद्ध बुरा है, लेकिन गुलामी और हार युद्ध से भी बदतर है। वो बांग्लादेशी जो लंदन में रेस्टोरेंट चलाकर आपको बटर चिकन खिला रहा है, मन ही मन आपकी बर्बादी की दुआ मांग रहा है, उसे पहचानने का टाइम आ गया है। वो नेता जो नोबेल प्राइज़ लेकर चीन की गोद में बैठा है, उसे बेनकाब करने का टाइम आ गया है। भारत को अब एक सॉफ्ट पावर नहीं, एक हार्ड स्टेट बनना होगा, क्योंकि शेर जब तक शिकार नहीं करता, जंगल उसे इज्जत नहीं देता। आप क्या सोचते हैं कि भारत को फिर से संयम का जहर पीना चाहिए या फिर इतिहास को बदलकर एक नया अध्याय लिखना चाहिए? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर लिखिए।
इस वीडियो को शेयर कीजिए और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं हूँ रमन और आप देख रहे थे द चक्रव्यूह। मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।